हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग एडुटेरिया का जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है 2022-23 के लिए उसको हम कवर करेंगे। और ये जो बुक आई है एडुटेरिया की सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक, उसी का ये पार्ट है। इसका हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी करा दिया है, तो जिन लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो देखिए। और अब हम यहाँ से मंथली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। राइट, पहले सितंबर महीने के करंट अफेयर्स को देखते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से देखेंगे। 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने जीएसटी बिलों में वृद्धि के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुरुआत की है। याद रखेंगे, मेरा बिल मेरा अधिकार किससे रिलेटेड है? तो जीएसटी बिलों में वृद्धि से रिलेटेड है। इस योजना के जरिए सिर्फ 200 रुपये की खरीदारी करके 1 करोड़ रुपए तक का कैश प्राइस जीतने का मौका मिलेगा। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन को नवरत्न का दर्जा दिया है। आरसीएफ को मिला है नवरत्न का दर्जा। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने नई दिल्ली के एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की है। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम किसने शुरू किया है? भारतीय पुरातत्व विभाग, नई दिल्ली। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करना, और इसके तहत इंडिया हेरिटेज ऐप तथा ई परमिशन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ की रेटिंग से सम्मानित किया गया है। एनसीईआरटी तथा यूनेस्को द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य के कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया, जिसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है। राइट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फंगा अभियान की शुरुआत की है। याद रखेंगे, फंगा अभियान किसने शुरू की है? तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता। ठीक है, और ये कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फंगा। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने नई दिल्ली में एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। याद रखेंगे, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया है? तो एनसीईआरटी को दिया गया है। हाल ही में असम में राज्य के सबसे लंबे 2.63 किलोमीटर नीलांचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 21.93 मिलियन 94.8% भूजल और 1.21 मिलियन यानी कि 5.2% पर सतही जल योजनाएं हैं। याद रखेंगे आप ये। 94% जल क्या है? तो भूजल है। सतह पर कितना है? मात्र 1.21% मिलियन है। परसेंटेज की बात करें तो 5.2% है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में ठोंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की गई। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद है। बांग्लादेश में 2024 में होने वाले T20 विश्व कप में कनाडा की डेनियल मैकगही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। याद रखेंगे कहाँ की है? तो ये है कनाडा की, और महिला T20 विश्व कप में ये हिस्सा ली थी। इसरो के अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नाभ मित्र उपकरण विकसित किया, जिसका परीक्षण केरल के निंदकारा में किया जाएगा। राइट। त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है। कौन सा? त्रिपुरा सरकार। आपसे पूछा जाएगा पिंक शौचालय का निर्माण की घोषणा किसने की है? तो त्रिपुरा सरकार ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री शनमुगम शेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, आपको याद रखना है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? शनमुगम शेट्टी। ठीक है, उनका एक प्रतिमा कोयम्बटूर तमिलनाडु में अनावरण किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। अगस्त महीने के करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने
लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 94.8% भूजल और 5.2% पर सतही जल योजनाएं हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करने वाला टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया। इसे आम नागरिक एकल पंजीकरण और टेली लॉ के एकल प्रवेश द्वार के माध्यम से कानूनी सलाह, कानूनी सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। स्टेट ऑफ इंडियाज बोर्ड नामक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्षों में 359 प्रजातियों में हुए परिवर्तनों के मूल्यांकन के दौरान 40% की गिरावट दर्ज की गई। भारत में पिछले 30 वर्षों में 338 प्रजातियों के पक्षियों की संख्या में बदलावों पर अध्ययन किया गया, जिसमें से 60% प्रजातियों की तादाद में गिरावट देखी गई है। पुणे स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग हाल ही में 5 मेगावाट ऊर्जा संयंत्र के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरेशन बन गया है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? आपको याद रखना है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। ये सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET लॉन्च किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने माइक्रोसाइट्स पहल के तहत मिजोरम की राजधानी में पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट लॉन्च किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने शीर्ष स्थान हासिल किया। 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस वर्ष की विशेष थीम किया है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने, आपको याद रखना है केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में बांझपन शिविर के साथ साथ ए हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का अनावरण किया। 9 अगस्त को केरल विधानसभा ने सरसोवंती से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने एकीकृत वेब पोर्टल उद्गम या लावारिस जमा सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वार लॉन्च किया। इसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न बैंकों में उसके लावारिस जमा खातों को खोजने में मदद करना है। अब पोर्टल का नाम याद रखना है उद्गम। ये किससे रिलेटेड है? RBI। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने केरल के मेकर विलेज कोची में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्राफीन प्रौद्योगिकी के नवाचार और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। NCERT ने कक्षा 3 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को अंतिम रूप देने के लिए नईपा के चांसलर महेंद्र चंद्र पंत की अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इंफोसिस फाउंडेशन के चेयरमैन सुधा मूर्ति, मशहूर गायक शंकर महादेवन और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक ओबराय की नवगठित 29 सदस्यीय समिति में शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 17-18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस तरह यह पहला शिखर सम्मेलन है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों को सड़क पर मोटर वाहन इस्तेमाल करने के बजाय मेट्रो की सवारी का विकल्प चुनने से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में उनके योगदान को बताने के लिए कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और वित्त मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान तथा केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के संयुक्त रूप से 3 अगस्त 2023 को स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया। इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राओं को देश के शिक्षण संस्थाओं में दाखिले से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। याद रखेंगे, स्टडी इन इंडिया पोर्टल। प्रो भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए अगले 3 वर्षों के लिए नेशनल आइकॉन बनाया है। G20 ऑर्केस्ट्रा, जिसमें G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के 101 संगीतकार और गायक ने भारत के वाराणसी में सूर वसुधा नामक अपने प्रदर्शक से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गोवा ने पुरुषों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी
की है। देश का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अगस्त को तिरुवनंतपुरम के शांतिगिरी विद्या भवन में AI स्कूल का उद्घाटन किया। राइट। भारत सरकार ने टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल से प्रतिष्ठित उद्योग रत्न पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। मुंबई में हुई मिस दिवा प्रतियोगिता में श्वेता शारदा ने मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। NEP 2022 के तीसरे वर्षगांठ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन PM मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह लोगो नारा जन साक्षर और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश जल परिवहन एवं साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राज्य को पानी पर्यटन और एडवेंचरस स्पोर्ट्स स्थल बनाना है। भारत नेपाल ने शिक्षा जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं पर आधारित 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण के लिए गठित रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति जी रोहिणी ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुविधाओं में सुधार करना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में हमें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित 2418 अस्पतालों में चिकित्सा केंद्रों में मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 7 अगस्त को घोषणा की कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में उपचार स्पर्श प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय के 3 पूर्व न्यायाधीशों की एक महिला समिति की नियुक्ति करेगा। 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्य देशों के समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी पटना के बिहार संग्रहालय में शुरू किया गया। प्रदर्शनी 2 महीने तक चलेगी और 7 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। राजस्थान सरकार ने हाल ही में शासन में सुधार और प्रशासनिक कार्यों के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय ने पुस्तकालयों की बंद अलमारी से किताबों की विरासत को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया। अमेज़न इंडिया ने श्रीनगर के डल झील पर देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च किया। संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग 7 अगस्त से भारत इंटरनेट उत्सव मना रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य लोगों के जीवन में इंटरनेट द्वारा लाए गए परिवर्तन के बारे में विभिन्न सशक्त वास्तविक जीवन की कहानियों को साझा करना है। पर्यटन मंत्रालय ने टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और नैमिषारण्य को विकसित स्थलों की पहचान की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदा संबंधी विवादों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 संविदात्मक विवाद योजना शुरू की। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी। CBSE ने 1 से 12वीं तक की सभी कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। CBSE ने स्कूलों को हर दिन स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का एक पीरियड रखने का निर्देश दिया है। भारत में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिला दिया। इस नए डिवीजन का प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन रखा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन
वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अमृत वृक्ष आंदोलन एक पहल है। इसका उद्देश्य 17 सितंबर 2023 को व्यक्तियों द्वारा राज्य भर में 1 करोड़ व्यावसायिक रूप से व्यवहार पौधे लगाना है। हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक देश भर में चलाया गया है। इस अभियान का उद्देश्य व्यक्तियों को अपने आवास पर गर्व से राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करना था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेट से वंचित या कमजोर सिग्नल वाले इलाकों में यूपीआई लाइट वॉलेट के जरिए ऑनलाइन भुगतान की अधिकतम राशि 200 रुपये से बढ़ा करके 500 रुपये कर दी है। रक्षा परीक्षण और अवसंरचना के तहत भारत का पहला ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। यह श्री पेरुम्बदूर के पास वल्लम वडगल के SIPCOT औद्योगिक पार्क में स्थापित किया जाएगा। 11 अगस्त को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र को 3 महीने के भीतर जल में हवाना सिंड्रोम की संभावना की जांच करने का केंद्र को 3 महीने के भीतर भारत में हवाना सिंड्रोम की संभावना की जांच करने का निर्देश दिया है। हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के समूह को संदर्भित करता है। इसमें आमतौर पर बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाज़ें सुनना, मतली, चक्कर, सिरदर्द, स्मृति हानि और संतुलन संबंधी समस्याएं शामिल होती हैं। CBI अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 100वीं सदस्य बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय महत्व उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 19 का उद्घाटन किया। तेलंगाना के उद्योग और IT मंत्री KT रामाराव ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया। रेलवे का न्यू अमरावती स्टेशन भूसावल डिवीजन का पहला स्टेशन और मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन बन गया है। पिंक स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो पूरी तरह से महिला कर्मचारी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। 16 अगस्त को G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत नई दिल्ली से हुई। इसकी शुरुआत सत्यजीत रे की पाथिर पांचाली की स्क्रीनिंग से हुई। इस महोत्सव का उद्देश्य G20 के आमंत्रित देशों के बीच मौजूदा जीवंत और सहयोगात्मक साझेदारी का जश्न मनाना और प्रदर्शित करना है। हम साथ साथ जुलाई वाले भी करंट अफेयर्स भी करते चलेंगे। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 30 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। याद रखेंगे, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 3 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा। ठीक है दोस्तों। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता महिलाएं जिन्हें पारिवारिक समर्थन नहीं है उनके लिए महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता योजना शुरू की गई है। गुजरात में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के द्वारिका से 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थल में बदलने के लिए अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य लाइट हाउस की संरचना का महत्व संस्कृति को उजागर करना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत के पहले सहकारी संचालित स्कूल सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। हरियाणा के गुरुग्राम में 2 दिवसीय स्टार्टअप G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके तहत G20 देशों से 230 तक वैश्विक स्टार्टअप में $1 ट्रिलियन संयुक्त निवेश का आग्रह किया गया है। वित्त मंत्रालय ने ऑल इंडिया लिमिटेड को महारत्ना की श्रेणी में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। याद रखेंगे, ऑल इंडिया लिमिटेड को महारत्ना की श्रेणी में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। अपग्रेड के बाद सरकारी तेल कंपनी भारत की 13वीं महारत्ना केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गई है। 12वीं महारत्ना कंपनी कौन थी? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC थी। यानी कि टोटल महारत्ना कितने हो गए? 13 हो गए हैं। वहीं ONGC विदेश को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान
चलाया गया। इस अभियान में वीरों को याद करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश के कारण मानव जीवन और संपत्ति को हुए नुकसान को देखते हुए पूरे पहाड़ी राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए समुद्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। याद रखेंगे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है। राजमार्ग यात्राएं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उद्देश्य क्या है? राजमार्ग उपयोग करने वाले लोगों के अनुभव को बेहतर बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के अगले 25 वर्ष के अमृत काल को कर्तव्य काल नाम दिया है। हरियाणा सरकार ने विधुर और विवाहित लोगों के लिए जिनकी उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच है उन्हें 2750 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की है। हाल ही में केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा नेगलेरिया फाउलेरी से एक लड़के की मौत हो गई। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रक चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी 2025 से बनने वाले ट्रकों के केबिन में वातानुकूलित प्रणाली अनिवार्य करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क खोला गया है। इस पार्क में 50,000 से अधिक पौधे हैं। इस पार्क को वैदिक काल के 7 ऋषि मुनियों के नाम पर 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल के अभियान की शुरुआत की। पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा उद्देश्य क्या है? तो ओबीसी, ईबीसी और गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजाति श्रेणी के 9 से 12 तक के छात्र केंद्र सरकार के छात्रवृत्ति प्रदान करना। मत्स्य पालन विभाग ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही स्टार्टअप कॉन्क्लेव का भी शुरुआत किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह क्षेत्रों में जहाज़ों की सुरक्षित और अधिक कुशल आवाजाही को मजबूत करने के लिए सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर घरेलू हिंसा पितृसत्तात्मक व्यवस्था संपत्ति अधिकार से पीड़ित महिलाओं के लिए नारी अदालत शुरू करने की घोषणा की। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर तथा असम के 50-50 गांवों से की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसकी कुल लागत 18,000 करोड़ रुपए है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत चीन सीमा पर सीमावर्ती गांवों में 1.5 लाख मुफ्त दूरदर्शन डिश कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अबू धाबी में एक परिसर खोलने हेतु समझौता किया है। मध्य प्रदेश सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जस्ट आस्क खुल के पूछो नामक AI स्वचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। गुजरात के सूरत डायमंड बोर्ड्स ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण किया। यह भवन 15 मंजिला तथा इस अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत अमेरिकी पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई के अंशुमन झिंगरन उत्तरी चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। भारतीय नौसेना ने जहाज निर्माण के लिए प्राचीन सिलाई विधि टंकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता किया है। लंदन स्थित कंपनी OneWeb ने गुजरात के मेहसाणा में भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना के लिए गांधीनगर में समझौता किया है। उसका उद्देश्य भारत के गांवों, पंचायतों, सरकारी विभागों आदि को सस्ती इंटरनेट उपलब्ध कराना है। नीति आयोग ने भारत ऊर्जा परिदृश्य जारी किया है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन प्रबंधन और हरित ऊर्जा नीतियों के प्रभाव को आकलन करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, जिसका विषय पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ है। इसके तहत 35 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली सरकार ने RO वाटर ATM की शुरुआत की, जिसके साथ एक कार्ड धारक इस ATM से प्रतिदिन 20 लीटर पानी मुफ्त निकाल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हिरासर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी। हाल ही में लोकसभा में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया, जो जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन करेगा। झारखंड के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन दस्तावेज जारी किया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड रिश्वत रोधी प्रबंध प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है। हाल ही में उड़ीसा कैबिनेट ने कुईकंद खोंडी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की। कर्नाटक के हम्पी में G20 की तीसरे संस्कृति कार्य समूह की बैठक में लंबानी सबसे बड़े प्रदर्शन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने भारत दल ब्रांड से सब्सिडी वाले दल की बिक्री की शुरुआत की, जिसकी कीमत 60 रुपये प्रति केजी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर स्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल के भवन का उद्घाटन किया। 26 जुलाई को चौथे G20 पर्यावरण जलवायु परिवर्तन स्थिरता कार्य समूह तथा पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रियों की बैठक चेन्नई में आयोजित की गई। जम्मू ने कनाडाई फर्म के सहयोग से भारत की पहली निजी सार्वजनिक भागीदारी में कैनबिस मेडिसिन परियोजना की शुरुआत की। नागालैंड से राज्यसभा सांसद और फांगनून केन्या राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बन गई हैं। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई। हाल ही में बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। WCCF एक वैश्विक संस्था है जो भविष्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता लगाता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मचैल माता यात्रा की शुरुआत हुई। मचैल माता के देवी दुर्गा का मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया, जिसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी एकत्र कर उसका उपयोग करते हुए पथ के दोनों किनारों पर उद्यान विकसित करने में किया जाएगा। नीति आयोग ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।